Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करा था, जिसमें हमने तीन बातें पढ़ी थी: नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उसे ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसी के साथ में हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, स्टैटिस्टिक्स के क्या काम है, स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चाहे आप फंक्शंस कह लो चाहे इंपॉर्टेंस कह लो, एक ही बात है। तो स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट वर्क है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो गई, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को किस में एक्सप्रेस करता है, नंबर्स में एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। ये क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। भाई, स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को नंबर्स में एक्सप्रेस करेगा। एक तरफ मैं कहूं कि इंडिया के अंदर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत बेरोजगारी है, वहीं एक तरफ मैं कहूं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है 8%। क्या रेट है, 8%। तो ये इस सिचुएशन को ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करा है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर्स में डेटा को एक्सप्रेस करा है। तो सिंपल सा है, ये स्टैटिस्टिक्स का काम है कि वो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्रेस करता है, नंबर्स में एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि पहले इन्फ्लेशन की रेट थी 20%, अब इन्फ्लेशन की रेट इंक्रीज होकर हो गई 22%। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, किसी भी डेटा को, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को नंबर्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, उसे नंबर्स में एक्सप्रेस करता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन करता है। सेकंड फंक्शन है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स आप ले लो, चाहे आप रूरल सेक्टर ले लो, चाहे अर्बन सेक्टर ले लो, चाहे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, कोई भी सेक्टर ले लो। तो अगर मैं स्टैटिस्टिकल डेटा को कंपेयर कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। और वहीं अगर मैं डेटा को कंपेयर कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो उसे कहते हैं इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है 8%, ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है। तो मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है 8%, ठीक है। और अगर यहां पर मैं बता रही हूं कि अर्बन एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है 9%, वहीं रूरल एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है 7%, तो यहां पर मैं कंपैरिजन कर रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स। तो भाई, मैं एरिया सेक्टर के बेसिस पर अगर कंपैरिजन कर रही हूं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टोरल कंपैरिजंस। वहीं दूसरा है इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा 2018 के अंदर ग्रोथ रेट, किसकी ग्रोथ रेट, जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 6%। वहीं 2019 के अंदर ड्यू टू कोविड जो ग्रोथ रेट थी वो काफी डिक्रीज हुई थी, और डिक्रीज होके हमारी ग्रोथ रेट आ गई थी -7%। तो यहां पर मैंने कंपैरिजन करा है ग्रोथ रेट का ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, 2018-2019। तो यहां पर मैंने कंपैरिजन करा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो जब भी मैं स्टैटिस्टिकल डेटा को कंपेयर करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। तो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजंस और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस भी पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करता है। थर्ड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए, समझते हैं कॉज और इफेक्ट होता क्या है। इफेक्ट क्या होता है, कॉज क्या होता है। इफेक्ट मतलब कुछ होना, कुछ होना, ठीक है। कोई भी इवेंट का होना क्या है, इफेक्ट, और उसके होने के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कारण है, उन रीजंस को बोला जाता है कॉज। तो स्टैटिस्टिक्स की वजह से हमें कुछ होना और उस कुछ होने के पीछे क्या रीजन है, क्या कॉज है, उसका पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा प्राइजेस इंक्रीज हो गई 20% से, प्राइजेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 20% से। अब ये तो क्या है, इफेक्ट है, कुछ हुआ है।
अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे कॉज क्या हो सकता है कि हो सकता है प्राइजेस इसलिए इंक्रीज हुई हैं क्योंकि लोगों ने डिमांड बढ़ा दी हो, अपनी डिमांड इंक्रीज हो गई हो, इतनी डिमांड को जो प्रोड्यूसर है वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा हो, इसलिए उसने प्राइस बढ़ाई हो। तो यहाँ पर हमें इफेक्ट और कॉज का रिलेशन पता चलता है। स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फोर्थ फंक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। जैसा कि आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि यूजुअली जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तब डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तब डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल प्राइस हो गई 1 2 3 4 5, वही डिमांड हो गई 5 4 3 2 1। ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो ये क्या बता रहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यही क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड। इसी तरह से बहुत सारी थ्योरीज होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज होती है। तो ये थ्योरीज हम क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ये डेटा अवेलेबल है, हमें पता है प्राइजेस इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस डेटा को, इस स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही हम बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज बना पाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फिफ्थ फंक्शन, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। भाई इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं है, जो आप न्यूज़पेपर्स में देखते हो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज का दिन कैसा जाएगा। यहाँ पर इन भविष्यवाणी की बात नहीं करी गई है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब है कि मैं प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर मैं फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशंस निकाल सकती हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैंने देखा प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि 2018 के अंदर इन्फ्लेशन था 20%, मान लीजिए 2019 के अंदर इन्फ्लेशन की रेट हुई 22%, 2020 के अंदर इन्फ्लेशन की रेट और इंक्रीज हुई 24%, 2021 के अंदर इन्फ्लेशन की रेट इंक्रीज हुई है 26%। तो भाई इस डेटा के बेसिस पर मैं 2022 का रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकती हूँ। इस डेटा के बेसिस पे मैं 2022 की फोरकास्टिंग कर सकती हूँ कि 2022 में क्या होगा। तो यहाँ पर फोरकास्टिंग पॉसिबल है, हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशंस निकाल सकते हैं प्रीवियस डेटा को स्टडी करके। तो ये जो प्रीवियस डेटा मेरे पास में अवेलेबल था ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम प्रीवियस डेटा को पढ़ के फ्यूचर में जो होने वाला है उससे रिलेटेड अजम्पशंस, उससे रिलेटेड देख सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में क्या होगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। भाई गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज बनाती है, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है, लोगों को सब्सिडी देती है, सब्सिडी से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है। ये पॉलिसीज गवर्नमेंट किस बेसिस पे बना रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा डेटा अवेलेबल है और इसी डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बना पाती है कि उसे टैक्स बढ़ाना है या कम करना है, सब्सिडीज इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। जैसे गवर्नमेंट को लगा कि अभी लोगों की सिचुएशन अच्छी नहीं है, कोविड टाइम्स के अंदर लोगों की सिचुएशन खराब है, लोगों के हाथ में इतना पैसा नहीं है, तो भाई लोगों को सब्सिडी दे दो, सब्सिडी मतलब बेनिफिट्स दे दो, लोगों का टैक्स कम कर दो। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसीज बना पाती है, क्यों, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं। लास्ट हमारा फंक्शन है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए इक्विलिब्रियम आप क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे, जब भी टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल होती है उस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। टोटल डिमांड जब टोटल सप्लाई के इक्वल है वो सिचुएशन क्या है, इक्विलिब्रियम। चाहे आप ऐसे कह लो, चाहे आप ये कह लो कि वो लेवल जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, इन सिचुएशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो भाई इन सब का पता भी कैसे चलेगा, डेटा को स्टडी करके पता चलेगा कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। तो इक्विलिब्रियम का पता भी हमें कैसे चलता है, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।